अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू IMKMS चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और उसकी हम MD कैट लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने एटम के अबाउट डिस्कस किया कि एटम क्या होता है और उसका एविडेंस देखा। उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूल्स के अबाउट डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपके साथ मैंने डिस्कस किए। और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम आयंस जो हैं इनको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ आयंस में आपको बताऊंगा, आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आयंस क्यों बनते हैं। तो लेट बिगिन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुँचे और मुझे भी उसका ऑब्वियसली फ़ायदा होगा और स्टूडेंट को भी उसका फ़ायदा होगा। So let's begin. Ions are those species which carry either positive or negative charge. So कहते हैं कि आइंस वो स्पीशी है जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो और या फिर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। यही दो चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं नेचर के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब ये बनते कब हैं? व्हेन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूजेज वन और मोर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आइंस आर फॉर्म्ड। सो कहता है कि आपके पास कोई भी एटम है, लेट से हमारे पास एटम ए है। अच्छा, इन्होंने यहाँ भी किया हुआ है, एटम ए है। ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने एनर्जी दिया, इसको आपने क्या की, इसको आपने एनर्जी दी। एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की एटम ए ने, और एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बाद इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकड आउट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो तब क्या आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा, और वो चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एटम ए है, हमने उसको क्या किया, एनर्जी दी, और ये एनर्जी कौन सी होती है? दैट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रल एक एटम है उसको हमने आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो जब हम इसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। जब कभी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, ठीक है, जब कभी आप एटम को एनर्जी दोगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो आपके पास जो आयन बनेगा ना, दैट वुड बी अ पॉजिटिव आयन, जिसको आप केटायन भी कहते हो। पॉजिटिव आयन को आप केटायन भी कहते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आएगा? ठीक है, अगर आप एक एटम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओगे तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? दैट वुड बी पॉजिटिव वन। अगर आप दूसरा एटम नहीं, सॉरी, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव वन चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव टू आएगा, तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो पॉजिटिव थ्री आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम। अब सोडियम है, सोडियम का आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास है एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तीन, तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना आएगा? पॉजिटिव थ्री, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि थ्री इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लूज़ कर दिए। तो इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना आप याद रखें कि जब कभी एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो आएगा ना, दैट वुड बी पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव ही क्यों आ रहा है, उसकी वजह क्या होती है, उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो हम पढ़ते हैं सोडियम के अबाउट। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो पहले शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप ने पहले के जो रूल्स पढ़े हुए हैं, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से, डुप्लेट रूल के हिसाब से पहले के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल होगा एटम, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो स्टेबल होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। लेकिन अगर थर्ड शेल है, इसके अंदर अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है कि जो सोडियम एटम है, ये इस वक्त क्या है? सोडियम एटम। ये एटम जो है ना, ये अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको स्टेबल बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखो इस दुनिया में कोई भी रहने वाला स्टेबल बनना चाह रहा है। आप इस वक्त स्टूडेंट हो, आप MD कैट की तैयारी कर रहे हो, आप अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अच्छे मार्क्स आएंगे तो कल को आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप स्टेबल रहोगे। तो इसी तरह कोई भी चीज़ नेचर में जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रही है।
तो इस वक्त एटम जो है केमिस्ट्री के रूल्स के हिसाब से, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर, वैलेंस होता है लास्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जो वजह है इसकी अनस्टेबिलिटी की। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको स्टेबल बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने नेगेटिव चार्जेस होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम है, इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं, मतलब 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 11 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो 11 पॉजिटिव, ठीक है, और 11 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट वुड बी ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि सोडियम का जो एटम है ना वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर ओवरऑल ज़ीरो चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है। अभी आप क्या करो, आप सोडियम का एटम ले लो, आप उसको बाहर से आयोनाइजेशन एनर्जी दे दो, एक्सटर्नल सोर्सेज से एनर्जी देनी ना आपने, जिसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हो या इसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। और वो होती क्या है, किसी भी न्यूट्रल एटम है, ठीक है, आपने उसको एनर्जी दी और वहाँ से आपने उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो गैशियस आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से इसके ऊपर चार्ज +1 आएगा। अब +1 क्यों आएगा? +1 आने की वजह यह है कि यहाँ पे पहले प्रोटॉन्स कितने थे, 11। याद रखेंगे प्रोटॉन होते हैं विद इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन किधर होते हैं, विद इन द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ये जो फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं। इन शेल्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह गोल गोल मूव कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, प्रोटॉन को रिमूव करना इम्पॉसिबल। हम इसको प्रोटॉन को रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और ये होता विद इन द न्यूक्लियस है। एनीवेज पहले इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 11। तो पॉजिटिव 11 और नेगेटिव 11, जैसे आपको मैंने बता दिया कि इससे नेट रिजल्ट कितना आएगा, 0। अब यहाँ पे अगर हम सोडियम आयन की बात करते हैं तो सोडियम आयन में प्रोटॉन्स तो स्टिल वही 11 है, क्योंकि प्रोटॉन तो आपने चेंज नहीं किए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वो 10 हो गए हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपने क्या कर दिया, एनर्जी दे के यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर आप रिमूव करेंगे तो अब आप +11 और -10 से अगर आप मैथ्स में स्टूडेंट अच्छे हैं, मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट है, तो +11 -10 से चार्ज कितना आएगा, +1 आएगा ऑब्वियसली। तो इसलिए सोडियम के ऊपर चार्ज जो है ना ये +1 आ जाएगा। प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जो रेशियो है वो आपने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो अभी अगर आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन अगर आप सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो इसका मतलब है पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11, अब कितने होंगे, 10। तो 10 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो नियॉन की इक्वल हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p6। देखें वैलेंस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका मतलब है सोडियम आयन जो है ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब है कि ये जो आयन है ये इस वक्त अब स्टेबल हो गया। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कैसी होती है और पॉजिटिव या पॉजिटिव आयन बनता क्यों है। नेगेटिव की बाद में बात करते हैं, पहले हम पॉजिटिव आयन की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, दैट इज़ फॉर द मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैग्नीशियम जो है अब ये +1 चार्ज है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव यूनी पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम जो है इसकी एबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो हमारे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड के अंदर हम लोगों ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तभी जाके हमारे पास ये स्टेबल होगा। इस वक्त मैग्नीशियम जो है ये क्या है, दिस इज अनस्टेबल एटम। हम क्या करते हैं, इससे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन के अंदर, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम जो है इसके ऊपर +2 आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाइपॉजिटिव आयन या डाइपॉजिटिव आयन कहते हैं इसको। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मैग्नीशियम +2 आयन बन जाएगा ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, पहले 12 थे मैग्नीशियम एटम के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, 10 में से 2 माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कन्फिगरेशन कुछ ही हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। आप लोगों ने कहीं ना कहीं पर लाजमी पढ़ा होगा कि एटम या आयन तब हमारे पास स्टेबल होगा जब वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करेगा। तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, दैट इज़ नियॉन। तो
ये हमारे पास डाई पॉजिटिव 2 आयन की फॉर्मेशन होगी। इसके ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज क्यों आ रहा है? पहले मैग्नीशियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 12, तो 12 प्रोटॉन्स थे और 12 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। -12 इसको आप ज़ीरो करेंगे, ठीक है, जिस तरह आपको समझाया है। अब कितने हैं मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 आयन के अंदर? प्रोटॉन्स स्टिल कितने हैं? 12 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 रिमूव कर दो तो 10 हो जाएंगे। तो पॉजिटिव 12 और -10 से आंसर आपके पास कितना आएगा? ऑब्वियसली दैट वुड बी पॉजिटिव 2, और इसी वजह से मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज जो है ना, दैट इज़ पॉजिटिव 2। एक और एग्जांपल कर देता हूँ। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 1s2, 2s2, 2p6, ये 10, और ये हो जाएगा 3s2 और 3p1। अब यहाँ पे क्या है? पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अनस्टेबल है, तो हम इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें, एनर्जी देंगे, एनर्जी से एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो इससे क्या बन जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने के बाद एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन बन जाएगा। दिस इज ट्राई पॉजिटिव आयन। अच्छा, जितने भी पॉजिटिव आयन इनको हम कैटायोनिक आयन भी कहते हैं, कैटायन, ठीक है, या कैटायोनिक भी कहते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, पॉजिटिव 13, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, इसलिए मैं इसको नेगेटिव कर रहा हूँ। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव कर रहा हूँ। तो ये +13 -13 से आंसर 0 आ जाएगा। अब ये Al+3 है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 10 रह जाएंगे। प्रोटॉन्स तो नहीं आपने रिमूव किए, नहीं कर सकते, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो ये स्टिल कितने होंगे? +13। इससे आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 3। इसलिए एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव 3 ही आपको नज़र आएगा। तो ये थी आपके पास एग्जाम्पल ट्राई पॉजिटिव आयन की। सो ये आपके पास फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी किस चीज़ की? आयंस की, कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे बनती है और क्यों बनती है। दीज वर अबाउट द पॉजिटिव आयन। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। दिस ए इज़ कॉल्ड केटाइन। अब ये ए पॉजिटिव, सॉरी, ये जो ए पॉजिटिव बन रहा है, जिस तरह आपको मैंने बता दिया, सोडियम पॉजिटिव, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, ये सारी एग्जांपल किस चीज़ की है? दीज आर द केटाइन। A cation may be +1, +2, +3, etc. चार्ज आर चार्जेस। कहता है केटाइन के ऊपर +1 चार्ज भी हो सकता है। सोडियम की एग्जांपल आपको दे दी है, लिथियम की एग्जांपल यही है, पोटाशियम, ठीक है, ये सारी +1 की एग्जांपल है। +2 जो ग्रुप 2 ए के एलिमेंट्स हैं, अल्कालाइन अर्थ मेटल, पहले जो है सोडियम वगैरह, दीज आर द अल्कली मेटल, उसके बाद दूसरे वाले हैं ग्रुप 2A अल्कालाइन अर्थ मेटल, इनके ऊपर चार्ज कितना आता है? +2। उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम की फैमिली है, इसमें क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रिमूव करते हैं, तो इसके ऊपर +3 चार्ज आता है। द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय एटम। देखो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो ऑब्वियसली +1 चार्ज आ रहा है। इसी तरह आपको मैंने बताया कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो +2, +3 रिस्पेक्टिवली चार्जेस आ रहे होते हैं। एनी हाउ, एनर्जी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होती है? यू नीड टू हैव एनर्जी, और उस एनर्जी को आप क्या कहते हो? आयनाइजेशन एनर्जी। हेंस द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आपने आयन बनाना है, तो आप एटम को, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी एटम है, आपने इसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद आपने इसको कन्वर्ट किया किस चीज़ के अंदर? आयन। तो अब एनर्जी आपने दी है ना बाहर से, तो इसका मतलब इसने एनर्जी क्या की है? एब्जॉर्ब की है। जब इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडो का मतलब अंदर, ठीक है, इन, अंदर, मतलब कि ये जो एटम है इसने एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है। सो इसलिए जब आपके पास पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन होती है, सो दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। दी मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म बाय मेटल एटम्स। अब आयंस की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली कौन देते हैं? मेटल के एटम्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, पोटाशियम के ऊपर +2 चार्ज, ये दोनों ग्रुप 1A एलिमेंट हैं, ठीक है, एल्कली मेटल्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ग्रुप 2A के एलिमेंट्स हैं, इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ रहा है। ये ग्रुप 3 के एलिमेंट है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज है। इसका मतलब है कि जिस ग्रुप से बिलोंग कर लें, ऑब्वियसली वही वैलेंसी इसकी शो हो रही है, उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। आयरन के ऊपर +3 चार्ज आ रहा है, 10 के ऊपर +4 चार्ज आ रहा है, एट्सेट्रा। 10 जो है ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, ठीक है, आयरन जो है वो 3 से बिलोंग कर रहा है।
ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन जो है इसके अबाउट याद रखें कि दिस इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये Fe2 भी दे सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, और ये Fe+3 भी दे सकता है। अच्छा, आप लोगों की एक असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, आप सर्च आउट करो कि फेरिक और फेरिस में क्या फ़र्क है। आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे बताना है कि फेरिक और फेरिस में क्या फ़र्क है। The chapter on chemical bonding will enable us to understand the feasibilities of their formation। जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग कहता है, वो हमें समझाएगा कि इनकी फिजिबिलिटी क्या है, ये क्यों बनते हैं, आयंस की फॉर्मेशन, मतलब +1 क्यों बन रहा है, +2। वैसे ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, लेकिन जो मज़ीद इसकी डिटेल्स हैं वो कहता है चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। When a neutral atom picks up one or more electron, a negative ion is produced which is called an anion। अब यहाँ तक आपकी जो पॉजिटिव आयन की बात है ना, वो सारी की सारी क्लोज हो गई है। अब हम आएंगे एनाइन की तरफ, और एनाइन कौन सा होता है, नेगेटिव आयन को कहते हैं। और नेगेटिव आयन कब बनता है कि जब आपके पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, जैसे हमारे पास बी है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कोई भी न्यूट्रल एटम, तो इससे हमारे पास आयन बनेगा, और जिस आयन को हम क्या कहते हैं, A9 कहते हैं। अब हम A9 की कुछ एग्जांपल्स पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि बुक के अंदर इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो A9 की जो सबसे अच्छी और सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो क्लोरीन की है। ठीक है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर होते हैं 17 एटम का। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 हो जाएगा। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है अगर हम इसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाएंगे, और आर्गॉन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो इसकी जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो 18 है, आर्गॉन है, तो इसकी कन्फिग्रेशन फिर 18 हो जाएगी। तो अब हम लोगों ने करना क्या है कि ये देखें क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17, तो -17 कर देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है। प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, से रिजल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब हम क्या करते हैं कि क्लोरीन जो है इसको हम एक इलेक्ट्रॉन कहीं से उठाकर दे देते हैं। ठीक है, कोई भी एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज जो आना चाहिए दैट शुड बी -1। अब -1 क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि अब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स आपने छेड़े नहीं है ना, तो इसके ऊपर प्रोटॉन 17 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आपने पहले कितने थे, पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 18, तो ये हो जाएगा -18। तो +17 -18 से ऑब्वियसली चार्ज कितना आएगा, -1, और यही -1 इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ नेगेटिव आयन, या जिसको आप A9 कहते हो, इसकी फॉर्मेशन होती है। इसके बाद फ्लोरीन की एग्जांपल आप कर लीजिएगा खुद ही। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, दैट शुड बी -1। एग्जैक्टली यही केमिस्ट्री है इसकी भी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो हो जाएगी 1s2, 2s2 और 2p4। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने क्या करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से देने हैं, तभी जाके इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है कहीं से, ऑक्सीजन जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करते हैं, हम कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, -2। तो अब ये जो ऑक्साइड आयन बन गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाए, 8 + 2 10 हो जाएंगे। पहले 8 थे ना, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन एटम में, न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने गेन कर दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद ये ऑक्साइड आयन बन गया, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स नियॉन के अंदर भी होते हैं, और नियॉन जो है वो स्टेबल है, तो ऑक्साइड आयन जो है ये भी क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। और इसके ऊपर -2 चार्ज क्यों आ रहा है, उसकी वजह भी आपको पता चल गई होगी कि पहले कितने प्रोटॉन्स थे, 8। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दैट इज़ -10।
तो यहाँ से आंसर हमारे पास -2 ही आएगा। तो ये था हमारे पास डाई नेगेटिव आयन, ठीक है। पहले मोनो नेगेटिव आयन फ्लोराइड आयन की केस में है, फिर यहाँ पे -2 चार्ज आ रहा है ऑक्साइड के केस में, और इसी तरह बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिलेंगी जहाँ पे 3 तक भी नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो दिस इज़ हाउ नेगेटिव आयन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना एनर्जी, अब पहले में आप क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, वहाँ पे लॉस हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था। तो जब लॉस हो रहा था तो वहाँ पे आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी तो उसको आप क्या कह रहे थे कि दैट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है, सो दिस इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दिस इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये डिफरेंसेस भी आपको पता होनी चाहिए। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम। ये आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम है, आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसके ऊपर नेगेटिव आयन बन गया, उसके बाद नेगेटिव आयन बन गया, तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसलिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। द मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयंस आर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सल्फाइड एट्सेट्रा। सल्फर और ऑक्सीजन की केमिस्ट्री सेम है, ऑक्सीजन का आपको मैंने करा दिया, सल्फर का आप कर सकते हो, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। The cations in anion possesses altogether different properties from their corresponding neutral atom. अब अगर केटाइन बन गया या एनाइन बन गया तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये टोटली डिफरेंट होती है न्यूट्रल एटम से, ठीक है। अब सोडियम की क्या प्रॉपर्टी है या सोडियम आयन की क्या प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगी। इसी तरह क्लोरीन की क्या प्रॉपर्टी है, क्लोराइड आयन की क्या प्रॉपर्टी है, ये एक दूसरे से डिफरेंस होंगी। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव आयंस कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम। अब ऐसे नेगेटिव आयंस भी हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक एटम है वही आयन बनाएगा। अब ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, हमारे पास हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, कार्बोनेट आयंस हैं, सल्फेट आयन है, फॉस्फेट आयन है, मैंगनेट आयन है, क्रोमेट आयन है। द पॉजिटिव आयंस हैविंग ग्रुप्स ऑफ एटम आर लेस कॉमन, फॉर एग्जांपल एमोनियम एंड सम कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइन क्या होता है कि जैसे हमारे पास CH3 विद पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द कार्बोकेटाइन। कहते हैं ये हमारे पास कुछ ऐसे आयंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेस कॉमन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आप इमोनियम पढ़ते हो, ठीक है, इमोनियम क्लोराइड आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये इमोनियम आयन हो गया। या ये जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन वो होता है कि जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दैट इज़ द कार्बोकेटाइन। सो ये हमारे पास वो पॉजिटिव आयन है जो कि बहुत ज़्यादा कम जो है वो पाए जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। उसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन में क्या होता है कि व्हेन एटम लूजेज और गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म इन आयन। कहता है कि जब कभी एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव आयन बनाएगा, तो गेन करेगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह हमारे पास मॉलिक्यूल, इससे जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर आप लोगों ने मॉलिक्यूल के अबाउट पढ़ा कि जब दो सिमिलर एटम या डिसिमिलर एटम कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, हमारे पास मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब कभी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा तब हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, ठीक है। एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया या गेन किया उसने, तो वो क्या बनेगा, आयन बनेगा। मॉलिक्यूल से अगर आपने इलेक्ट्रॉन लूज कराया या गेन कराया उनको, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर आयन बनाएगा। फॉर एग्जांपल CH4 आयन, CO पॉजिटिव आयन और नाइट्रोजन आयन, ठीक है। हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, कार्बोनाइल से रिमूव किया, मीथेन से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। केटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर एबंडेंट देन एनायनिक आयन। याद रखें कि जो पॉजिटिव आयन है, मॉलिक्यूलर आयन, वो ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में। इसकी जो है क्या कहते हैं मिकदार, वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एबंडेंट। एबंडेंट कहते हैं पाए जाना लार्ज अमाउंट में, मतलब ये बहुत मिकदार में पाए जाते हैं। और एनायनिक ऑब्वियसली आपको बता दिया कि एनायनिक होते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दीज आयन कैन बी जनरेटेड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम और अल्फा पार्टिकल एक्सरे थ्रू अ गैस। अब अगर आपने मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हो कि आप इन मॉलिक्यूल को रख लो और उसमें से या तो हाई इलेक्ट्रॉन बीम पास कर दो, इलेक्ट्रॉन्स की लाइट पास कर दो, या अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हीलियम न्यूक्लियाई होता है इसको पास कर दो, या फिर आप एक्स रेज जो है
इनसे पास कर दो। जैसे आप पास करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। द ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल आर आइन ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल प्रोडक्ट्स कैन गिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो ब्रेक डाउन होगा तो इससे हमारे पास इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हम स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिखी हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, वो आप अपने पास नोट कीजिएगा। अदरवाइज़ मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ सारा कुछ, लेकिन ये पॉइंट्स की फॉर्म में है तो आप अपने पास इनको नोट भी कर सकते हो। तो ये जैसे आपको मैंने बताया कि इन केस ऑफ मोनोटॉमिक आयंस केटायंस आर मोर एबंडेंट देन A9। ठीक है, अगर आपके पास मोनोटॉमिक आयन है, मतलब जहाँ पे सिंगल एटम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है आयन की फॉर्मेशन में, तो वो अगर पॉजिटिव है तो वो एबंडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द नेगेटिव आयन A9। इन केस ऑफ पॉलीटॉमिक आयंस A9s आर मोर एबंडेंट देन केटायन। अगर हमारे पास पॉलीटॉमिक है, मतलब एक से ज़्यादा अगर एटम मौजूद है, तो वो जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव आयन। और इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन केटायंस आर मोर एबंडेंट देन A9। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं तो अगेन जो केटायंस होते हैं वो A9 से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करने वाली हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, MCQs के अंदर आ सकते हैं। और टाइप्स ऑफ आयन, केटायन ऑब्वियसली पढ़ा दिया, पॉजिटिव आयन है, A9 नेगेटिव आयन है। केटायंस तब बनते हैं जब कोई भी न्यूट्रल एटम है वो अपनी ऑक्सीडेशन करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है। ऑक्सीडेशन आपको मैंने नहीं बताया। ऑक्सीडेशन ये होता है कि आपके पास पहले इसके ऊपर चार्ज क्या है, ज़ीरो है, न्यूट्रल है, फिर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो +1 बन जाएगा। तो ज़ीरो से +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारे पास जब भी आएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, दैट वुड बी द ऑक्सीडेशन। तो ये तो एक बात ये है कि ये हमारे पास ऑक्सीडेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। दूसरी बात, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे आपने एनर्जी देनी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ना, एनर्जी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सो दैट इज़ इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसके बाद केटाइन में कैरी +1 +2 +3 चार्जेस एक्सेट्रा। जब केटाइन की बात करते हैं, पॉजिटिव आयन जब बनता है तो उसके ऊपर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक चार्ज आएगा +1, दो है तो फिर दो पॉजिटिव, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। साइज ऑफ द केटाइन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। अब ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हम केटाइंस की बात करते हैं, सो साइज़ जो होता है केटाइन का वो पेरेंट एटम से कम होता है। उसकी वजह क्या होती है कि आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कम कर रहे हो। जो इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हो तो प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, और इसी तरह जो साइज़ होगा वो छोटा हो जाएगा। A9 की अगर हम बात करते हैं तो A9 इज़ फॉर्म्ड द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जब कभी A9 की बात करते बता दिया, तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और गेन होने के बाद पहले इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिडक्शन। सो A9 फॉर्मेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस, और फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि जब कभी एक नेगेटिव चार्ज आएगा सो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखें कि जब कभी पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, दैट शुड बी -1, और उस वक्त एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आप उसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, किसी भी उसी आयन से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो उसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, और -2 चार्ज के लिए दूसरा जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे वहाँ पे एंडोथर्मिक होगा, वहाँ पे आपको एनर्जी देनी पड़ती है। आयन में भी -1, -2, -3 एक्सेट्रा। एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो -3 एक्सेट्रा। साइज ऑफ A9 इज ग्रेटर देन द पेरेंट एटम। अब जो A9 होता है ना, उसका साइज अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। मॉलिक्यूलर आयन आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास ये हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास ये मौजूद है। नंबर ऑफ कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ये आप इससे पहले भी यहाँ पे जो पॉइंट था यहाँ पे भी आपको मैंने बता दिया है, और यहाँ पे दोबारा भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों को वहाँ पे समझ नहीं आ रहे होते।
सो मैंने अपनी एफर्ट्स की आपको समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।